हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर और जो है 9th और 10th के समकक्ष जितने भी आपके एग्जाम पैटर्न में आपके आधारित सिलेबस को अटैच किया गया है, इसको हम लोग कवर करेंगे आज की इस क्लास में। जैसा कि इसके पहले ऑलरेडी कुछ क्लास आपका प्रोवाइड किया गया है, जो 9th और 10th का समकक्ष आपका कंप्लीट आपको जो है एनसीईआरटी का सार संग्रह आया हुआ है, इसको भी मैंने कवर कराया है। अगर आप नए छात्र हैं तो प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को लगाएंगे। इसके पहले देखिए, जो आपका इंस्पायर स्टडी का आपका टेलीग्राम चैनल था, उस पर देखिए काफ़ी सारा आपको बुक प्रोवाइड किया जाता था फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके कारण से आपके कॉपीराइट क्लेम आ गया है। तो देखिए, उस चैनल को डिसेबल कर दिया गया है। तो न्यू चैनल आपका टेलीग्राम के लिए बना दिया गया है। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया गया है, तो आप टेलीग्राम के साथ आप ज्वाइन कर जाए, जहाँ पर कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का और जितने भी आपका लेटेस्ट आपका एडिशन आ रहा है, चाहे आपका रेलवे हो या बिहार पुलिस कांस्टेबल हो या फिर एसआई हो या कंप्लीट आपके पटना में किसी भी संस्थान का नोट्स हो, ये सारा कुछ आपका कंप्लीट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इन्हीं कारण से उस पर जो है कॉपीराइट क्लेम आया है, जिसमें कि आपका जो है सारा पीडीएफ आपका डिसेबल कर दिया गया है। तो आप नए टेलीग्राम के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक आपको डाल दिया गया है। देखिए, ये जो आपका नोट्स है दोस्तों, ये आपका कंप्लीट आपका एनसीईआरटी है, जिसका कि कंप्लीट मटेरियल्स आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो ये सभी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये पीडीएफ काफ़ी ज़्यादा विजिबल है। यहाँ पर चूंकि मैंने स्कैनिंग किया है, डबल स्कैनिंग, इसलिए आपको थोड़ा सा विजिबल नहीं दिखेगा। जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम पर अगर विजिट करेंगे तो ये कंप्लीट आपको पीडीएफ विजिबल आपको दिखेगा, जो कि एनसीईआरटी 9th और 10th का आपका जो है सार संग्रह आपका पीडीएफ है, जो कि कंप्लीट एज ए आपका नोट्स है। इसको कवर करने के बाद लगभग क्वेश्चन आपसे बनना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें हैं। देख लीजिए, यहाँ पर आपका प्रीवियस ईयर के साथ साथ आपको न्यू फैक्ट भी इसमें आपका सिलेक्ट किया गया है, तो आप इसको अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। इसका कंप्लीट मटेरियल्स आपको डाल दिया गया। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका कंटिन्यू होता है। अगर आपको रिवीजन पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा, जिसमें कि आंसर आपको टिक करके मिलता है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से चीज़ों को रिवीजन कर पाएँ। तो चलिए अब क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली पदार्थ की अवस्था क्या है। देखिए, आपको कंप्लीट जो है जितने भी आपका सार संग्रह का आपका बुक आता है 9th और आपका 10th का, इसको देखिए कंप्लीट आप लगाइए, क्योंकि यहीं से आपके हुबहू क्वेश्चन आपके आते हैं और समय अभी आपके पास काफ़ी ज़्यादा है। तो आप चाहो तो इसको अच्छे तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मात्र आपके 3 से 4 महीना के अंतर्गत इसका पेपर आपका कंडक्ट होगा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। तो देखिए, प्रश्न की ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली पदार्थ की अवस्था किस प्रकार की है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये प्लाज्मा अवस्था में पाई जाती है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी गैस को परम शून्य ताप, अति उच्च ताप पर गर्म करने तथा उच्च वोल्टता प्रदान करने पर पदार्थ की कौन सी अवस्था प्राप्त होती है। जब किसी पदार्थ को आज आवश्यकता से अधिक, दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर कि शून्य ताप पर जो है अति उच्च दाब पर गर्म करने तथा वोल्टता प्रदान करने पर पदार्थ की अवस्था क्या होगी। तो देखिए, इसे कहा जाता है आपका बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है, जो पदार्थ की आपकी 5वीं अवस्था है। पदार्थ की टोटल 5 अवस्थाएं हैं, जिसमें कि आपका ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट आता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वैसे पदार्थ की टोटल आपकी जो है मुख्यतः देखे जाए तो ये आपका 3 ही अवस्था होता है, जिसमें कि आपका ठोस, द्रव, गैस आता है। लेकिन पदार्थ की फिर आपका चतुर्थ अवस्था की खोज किया गया है, जो कि आपका प्लाज्मा है। फिर आपका पदार्थ की 5वीं अवस्था की भी खोज हुआ, जिसे हम लोग बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म को छांटिए। देखिए, गलन कहने का मतलब है कि जब बर्फ का पानी में परिवर्तन होता है तो इसे गलन कहा जाता है। अगला देखिए दिया गया है निक्षेपण, ठोस का गैस में परिवर्तन। देखिए, ठोस का गैस में परिवर्तन ये आपके दोस्तों कहलाता है ऊर्ध्वपातन। ध्यान रखेंगे, ये आपके ऊर्ध्वपातन कहलाता है। किसी भी ठोस पदार्थ का सीधे गैस के रूप में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और ऊर्ध्वपातन का आपका उदाहरण होता है कपूर, जैसे कि कपूर है, अमोनियम क्लोराइड है, नेफ्थलीन है, ये सभी आपके ऊर्ध्वपातन के गुण को प्रदर्शित करता है। तो निक्षेपण यहाँ पर आपका नहीं होगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका गलत है। देखिए, गैस का द्रव में परिवर्तन होना ये संघनन कहलाता है। पानी का बर्फ में परिवर्तन होना ये आपका हीमन कहलाता है। तो ये सभी फैक्ट आपका करेक्ट दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। देखिए, किसी भी ठोस पदार्थ का बिना द्रव अवस्था में गए सीधे वाष्प में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल आपका जैसे कपूर है, अमोनियम क्लोराइड है, नेफ्थलीन है, नौसादर है, ये सभी आपके ऊर्ध्वपातन के गुण को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिस्टलीय ठोस है।
देखिए एक बार वैकेंसी आपका आया था 600 आपका 25 लगभग पदों पर आपका बिहार मद निषेध कांस्टेबल का। तो ये प्रश्न आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिस्टलीय ठोस है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा नमक, जिसका फॉर्मूला आपका होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन निश्चित होते हैं, आकार व आयतन निश्चित होता है, इसे हम लोग ठोस कहते हैं। निम्नलिखित में से औसत कथन को छांटिए। चलिए बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इस प्रकार से आपको चीज़ों को कवर करना है और कंप्लीट रिवीजन करिए। जितने भी देखिए आपका मॉक टेस्ट, आपका फुल मॉक टेस्ट भी आपको लगवाए जाएंगे, तो इसमें आपका इंप्रूवमेंट दिखेगा। जब आप फुल टेस्ट को लगाएंगे तो आपको खुद आपका इंप्रूवमेंट आ जाएगा कि कितना आप एक्यूरेसी मेंटेन कर पा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ आपको कवर कराया जाएगा। पहले आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीका से कवर करेंगे। निम्नलिखित में से औसत कथन को छांटिए। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि द्रव पदार्थ में अवयवी कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, जो आपका बिल्कुल गलत है। देखिए ठोस के अंतर्गत जो है प्रबल आकर्षण बल अधिकतम पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि मिश्रण के घटक पदार्थों का अधिशोषण अलग अलग हो तो उन्हें किस विधि के द्वारा मिश्रण से पृथक किया जा सकता है? यदि मिश्रण के घटक पदार्थों का अधिशोषण अलग अलग हो तो इसको आप कैसे अलग करेंगे? तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, इसे वर्ण लेखिकी विधि के द्वारा अलग किया जाता है। तो सी करेक्ट हो जाएगा। एसीटोन एवं मेथिल अल्कोहल के मिश्रण को पृथक्करण किस विधि से पृथक किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा भाप आसवन विधि से, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। बात करें अगर हम लोग मिश्रण का, तो मिश्रण आपके टोटल दो प्रकार के होते हैं, एक आपका विषमांगी, दूसरा आपके समांगी। तो जिसमें अवयवी पदार्थ को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, या आप उसको चुन करके अलग कर सकते हैं या अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, ये आपके विषमांगी कहलाता है। और जिसमें आप अंतर स्पष्ट नहीं कर सकते, ये आपके समांगी मिश्रण के अंतर्गत आता है। तो निम्नलिखित में से विषमांगी मिश्रण का उदाहरण कौन सा नहीं है, ये आपको ऊपर पूछा है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल तथा देखिए अल्कोहल, ये समांगी मिश्रण के अंतर्गत आता है, क्योंकि जल और जो है अल्कोहल के मिश्रण से आप अंतर स्पष्ट नहीं कर सकते। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए फ्रेंड्स आपका पहला ऑप्शन दिया गया है और बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया है। तो परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, तो पहला आपका राइट हो जाएगा। देखिए भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के भिन्न भिन्न गुण होते हैं, यानी भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न परमाणु तत्वों के गुण जो है भिन्न भिन्न होते हैं, ये आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। तो ये भी आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से द्विगंशी क्वांटम संख्या के बारे में किसने बताया था? ऑलरेडी आपका 2022 का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और 2024 में भी पूछा है। द्विगंशी क्वांटम संख्या का प्रतिपादन किया गया था सोमरफील्ड के द्वारा, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से पॉजिट्रॉन क्या है? पॉजिट्रॉन जो है एक प्रकार का आपका धन आवेशित कण होता है, जिसे पॉजिट्रॉन कहा जाता है। तो बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि ऐसे स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो क्या कहलाती है? ऐसे स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, इसे दोस्तों आपका सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। तो देखिए सी ऑप्शन आपका सही है। एस कक्षक के लिए कक्षक कोणीय संवेग का मान कितना होता है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का युग्मक नहीं होता है जब तक उपकोष के प्रत्येक कक्षक में समान चक्रण वाला एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। यह कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का कौन सा नियम है? देखिए इसे जो आपका कहा जाता है, इसे कहा जाता है साथियों आपका हुंड का अधिकतम बहुलता नियम कहा जाता है। देखिए प्रश्न आपके एनसीईआरटी का आपका हुबहू उठाया गया है। किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है जब तक उपकोष के प्रत्येक कक्षक में समान चक्रण वाला एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। यह कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का कौन सा नियम कहलाता है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा हुंड का अधिकतम बहुलता नियम कहलाता है। बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि रदरफोर्ड द्वारा अल्फा कणों के रूप में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम का नाभिक का प्रयोग किया जाता है। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। रदरफोर्ड द्वारा अल्फा कणों के रूप में कौन से पदार्थ का उपयोग किया गया है? तो हीलियम नाभिक का। अगला प्रश्न है कि बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन
केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसका कोणीय संवेग। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आंसर करेंगे। बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसका कोणीय संवेग। तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा h/2 का पूर्ण आपके गुना, जो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल जो प्रकाश की चाल से गति करते हैं, विराम द्रव्यमान शून्य हो जाता है, क्या कहलाते हैं? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे फोटोन कहा जाता है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल जो प्रकाश की चाल से गति करते हैं, विराम द्रव्यमान शून्य हो जाता है, ये आपके फोटोन कहलाता है। बी अगर आपने दिया है तो सही है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है? एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए परमाणु सिद्धांत जो है ये जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था, और डाल्टन के अकॉर्डिंग परमाणु अविभाज्य है, जबकि रदरफोर्ड ने अल्फा किरण का प्रयोग करके इन्होंने नाभिक का खोज किया था। तो इनका मानना था रदरफोर्ड का परमाणु विभाज्य है, क्योंकि देखिए परमाणु के अंतर्गत न्यूक्लियस में आपका जो आपका न्यूट्रॉन और आपके प्रोटॉन पाए गए हैं। तो देखिए ध्यान में रखेंगे, डाल्टन के अकॉर्डिंग परमाणु अविभाज्य, जबकि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग परमाणु विभाज्य। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर आयनन विभव का मान क्रमशः क्या होता है? तो आयनन विभव का मान घटता है। ध्यान रहे कि वर्ग में जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो जो आयनन विभव का मान है ये आपके घटता है। जब हम लोग वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो ये आयनन विभव का जो मान है ये दोस्तों आपके घटता है। निम्नलिखित में से किस ब्लॉक में क्षारीय मृदा धातु उपस्थित होता है? तो देखिए जिगजैग जो ग्राफ में आपका लाइन है ये आपके क्षारीय मृदा धातु को अलग करता है। ध्यान रखेंगे, धातु और अधातु को ये अलग करता है जिगजैग लाइन। और यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, एस ब्लॉक। निम्नलिखित में से किस ब्लॉक में क्षारीय मृदा धातु उपस्थित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एस ब्लॉक में, ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुतकर्ता जो है ये आपका मोसले है। ध्यान रखेंगे, मोसले के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी को प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग थे? आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 18 वर्ग था और आपके 7 आवर्त थे। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल कितने वर्ग थे? तो 18, जबकि आवर्त की संख्या टोटल आपकी 7 थी। तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह तत्व बताएं जिसकी परमाणु क्रमांक 12 है। देखिए दोस्तों सोडियम की अगर बात करें तो परमाणु क्रमांक 11 है, वही अगर मैग्नीशियम की बात करें तो परमाणु क्रमांक 12 है। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मैग्नीशियम देखिए धातु है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और आपका 2 होता है। तो बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये आपके धातु के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार का आपका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है कि मेंडलीव आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में तत्व किस क्रम में व्यवस्थित है? मेंडलीव ने आवर्त सारणी दिया था, और जो मेंडलीव का आवर्त सारणी है परमाणु भार के बढ़ते क्रम में आधारित है, जबकि दोस्तों मोसले ने जो दिया है आधुनिक आवर्त सारणी ये परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर आधारित है, जबकि मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी आपका दिया है ये परमाणु भार के बढ़ते क्रम में आपके संयोजित है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक अवयव होता है किससे संबंधित है? एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिक का आवश्यक अवयव होता है ये किससे आपके संबंधित है? चलिए आंसर करेंगे आप लोग, राइट आंसर क्या है? तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके 14 समूह से संबंधित होगा। बी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका राइट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि आवर्त 2 के तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोष बाह्यतम है? आवर्त 2 के लिए पूछा जा रहा है। देखिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आपके इस बार भी पूछा गया है। अगर हम बात करें के, एल, एम और एन का, तो देखिए के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में आपके 8, एम में आपके 18 और एन के अंतर्गत टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स आपके रखे जाते हैं। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे। अब पूछा जा रहा है कि आवर्त 2 के तत्वों के लिए निम्न में से कौन सा कोष जो है आपके बाह्यतम होगा? आवर्त 2 के लिए आपको पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका के। जैसा कि आवर्त आपको यहाँ पर 2 के लिए पूछा गया है, तो देखिए आवर्त 2 के लिए जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए आवर्त 2 के लिए आपका यहाँ पर एल आपका आएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित
में से कक्षकों की ऊर्जा का सही क्रम क्या है? तो देखिए कॉन्फ़िगरेशन आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, इसको देखिए लिखने के लिए आपको आनी चाहिए। यहाँ पर देखिए आपका 3D इक्वल टू 4S ग्रेटर देन लेस देन 3P लेस देन 3S लेस देन 2P इक्वल टू आपका 2S लेस देन आपका 1S आएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन से ब्लॉक के तत्व आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं? देखिए आंतरिक संक्रमण तत्व जो है ये कौन से ब्लॉक के कहलाते हैं? तो आपका देखिए एफ ब्लॉक का जो तत्व होता है ये आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाता है। तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का सामान्य नाम क्या है? AgNO3 का सामान्य नाम होता है आपका लूनर कास्टिक। डी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु घनत्व सर्वाधिक है? तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑस्मियम है, जिसका कि घनत्व सर्वाधिक है और ये काफ़ी भारी धातु होती है। तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु क्या है? लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, टाइटेनियम। इस प्रकार के प्रश्न में देखिए अगर आपको पूछा जाता है सबसे अधिकतम मात्रा में तत्व क्या है, तो पृथ्वी पर सबसे अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है और मानव बॉडी के अंतर्गत भी पाए जाने वाला जो तत्व होता है ये दोस्तों आपके ऑक्सीजन होता है। जबकि अगर बात करें हम लोग धातु का, क्योंकि प्रश्न में आपका दिया गया है धातु, तो पहले आपका आएगा एल्यूमिनियम, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर सिलिकॉन, उस प्रकार से फिर आपका आ जाएगा आयरन। तो इस प्रकार से देखिए तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट होता है। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट एस से किया जाता है, जिसका फॉर्मूला Al2O3 इंटू आपका 2H2 होता है, जिसे हम लोग बॉक्साइट कहते हैं। तो एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट एस से की जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है कि इलेक्ट्रिक हीटर तथा इलेक्ट्रिक आयरन का तार बनाने में निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर के वायर को बनाने के लिए नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाने के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से धातुओं का भौतिक गुण क्या है? धातु का भौतिक गुण क्या है ये आपको यहाँ पर बतानी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सामान्य ताप पर जो है ठोस अवस्था में पाई जाती है। औगात वर्धनीय होता है क्योंकि धातु को पीट कर चादरें बनाई जा सकती है। ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। तो ऑल ऑफ दीज आपका राइट आंसर होगा। सबसे भारी धातु कौन सा है? तो ऑस्मियम देखिए दिया गया है क्या? सी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए जिस धातु का घनत्व सबसे अधिकतम होगा तो वो निश्चित रूप से क्या है कि भार में भी अधिकतम होगा। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल नामक वर्णक में कौन सा धातु उपस्थित होता है? इस बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लोरोफिल नामक यानी क्लोरोफिल जो है ये पेड़ पौधों के पत्तियों में पाई जाती है, जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें आपका मैग्नीशियम नामक धातु पाई जाती है। फोटोग्राफिक में उपयोग किया जाने वाला प्रकाश संवेदी यौगिक क्या है? तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। सी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु कौन सी है, ये आपको पर बतानी है। देखिए जिन भी छात्रों को ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी का कंप्लीट अगर आपको कोर्स चाहिए, यानी ओनली आपको 99 में, तो आप सभी लोग यानी इसमें आपको कंप्लीट आपको कोर्स मिल जा रहा है, जो फाउंडेशन आपका शुरू किया गया है। तो आप सभी लोग टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, जो सर्च का ऑप्शन आता है वहाँ पे आपको सर्च करना है @बिहार एग्जाम। ठीक है, वहाँ पर आपको सर्च करना है @बिहार एग्जाम 44। जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो आपको ID दिखेगा, उस पर आप कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेना। वहाँ पर आपको सारी चीज़ें बता दी जाएगी। ओनली 99 पेमेंट करवाया जाएगा, विद इन सेकेंड आपको वहाँ पर ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो उसमें क्या है कि आपको टेलीग्राम पे कंप्लीट इसका जो है आपको बैच मिल जाता है, जिसमें कि आपका नोट्स A to Z आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे @बिहार एग्जाम 44। किसी भी तरह का आपको स्पेस नहीं देना है, कंटिन्यू आप इस ID को सर्च करेंगे तो विद इन सेकेंड आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा, जिसमें कि आप बेहतर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास समय है। 18 तारीख के बाद इसकी का फी आपका 199 कर दिया जाएगा। अभी 99 है, तो आप सभी लोग एनरोल हो सकते हो। अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु कौन सी थी? तो देखिए मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु आपके कांसा है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कांसा जो होता है ये आपके कॉपर और आपका टीन का मिश्रण होता है। एक आपके पूछा जाता है पीतल के बारे में। देखिए पीतल जो होता है ये आपके कॉपर और आपका जिंक का मिश्रण होता है। तो ठीक है, तो इन सभी फैक्ट को आप यहाँ पर याद रखेंगे। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की तथा सबसे भारी धातु है? सबसे हल्की धातु आप देखेंगे तो आपका लिथियम आएगा और सबसे भारी धातु आपका ऑस्मियम है। बी करेक्ट है। आतिशबाजी में किस तत्व की उपस्थिति के कारण हरा रंग उत्पन्न होता है? चलिए आंसर करेंगे आप लोग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
बेरियम। इन सभी प्रश्न को आप माइंड में सीधा फिट करिए। आतिशबाजी में किस तत्व की उपस्थिति के कारण हरा रंग उत्पन्न होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेरियम के कारण से होता है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स पूछा गया है कि क्षार वह पदार्थ है जो, देखिए क्षार जो होता है ये OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि करता है। तो क्षार वह पदार्थ है जो क्या करता है बताइए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ये आपका फोटोन को ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है कि सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करता है। जो अम्ल होगा दोस्तों ये आपके H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि करेगा और यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है रक्त का pH मान कितना होता है? इस बार काफ़ी ज़्यादा इस प्रकार के क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है। देखिए रक्त का pH मान आपका 7.4 होता है, जबकि देखिए अगर पूछा जाता है रेयर केस में कि शरीर का pH मान कितना होता है, तो जो हमारा शरीर होता है 7.0 से आपका 7.8 के बीच होता है। जबकि बात करें हम लोग पित्त का pH मान कितना होता है, तो पित्त का pH मान 7.7 होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए आपको पूछा गया है कि रक्त का pH मान क्या होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7.4 होता है। चलिए बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर। सिरका का मुख्य घटक क्या है? सिरका देखिए आपका एसिटिक अम्ल है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है तब वह किस रंग का होता है? तो लिटमस पेपर जब ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा तो ये किस रंग का होगा? तो बैगनी कलर का होगा। अगर देखिए बैगनी कलर से अगर ये आपका रेड हो जा रहा है तो ये अम्ल के गुण को प्रदर्शित करेगा, और अगर आपका रेड टू अगर आपका ब्लू हो जा रहा है तो ये आपके क्षारीय गुण को प्रदर्शित करेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन H+ आयन देता है? H+ आयन उच्चतम मात्रा में देता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमाशय रस। ये आपका HCl होता है जिसे हम लोग जठर रस कहते हैं, ये व्यक्ति के पेट में पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों पूछा गया है कि निम्नलिखित मदों में से किसकी प्रकृति सामान्यतः क्षारीय होता है? टूथपेस्ट, अशुद्ध जल, बेकिंग सोडा। तो देखिए हमारा जो है पूछा गया है कि निम्न में से किसकी प्रकृति सामान्यतः क्षारीय प्रकृति का होता है? तो देखिए आपका टूथपेस्ट क्षारीय प्रकृति का होता है। अगला देखिए दिया गया अशुद्ध जल, तो ये भी आपके ये अशुद्ध जल दिया गया है, क्षारीय प्रकृति का नहीं होगा। बेकिंग सोडा आपके क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। फॉर्मूला NaHCO3 होता है, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि यदि मधुमक्खी आपको डंक मार दे तो निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोत्तम औषधि है? जब मधुमक्खी डंक मार दे तो वैसे केस में बेकिंग सोडा को डाला जाता है, डी आपका राइट है। लाल लिटमस पत्र नीला कर देता है, तो इसका मतलब है कि ये क्षारीय गुण को प्रदर्शित करेगा। देख लीजिए एनसीईआरटी का क्या आपका वेटेज होता है, बशर्ते कंडीशन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप रिवीजन करिए, और अगर आपके पास बेहतर समय है तो आप 12 तक के एनसीईआरटी को कवर करिए, निश्चित रूप से आप 80+ स्कोर कर जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बेहतर कॉन्फिडेंस के लिए आपको 12 तक कवर कर सकते हैं। हालांकि एनसीईआरटी जो आपका सिलेबस लिखा हुआ है आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के फुल नोटिफिकेशन में, उसमें आपका केवल 9th और आपके 10th को आपको मेंशन किया गया है। तो क्वेश्चन तो आपको यहीं से आना है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके होते हैं जो थोड़ा लेंदी टाइप का आता है, जो थोड़ा मॉडरेट आता है, तो उसके लिए आप अलग से कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही दिया गया है? तो देखिए आपको दिया गया है कि क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है, बिल्कुल राइट दिया गया है। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, छात्र विद्युत के सुचालक होते हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ऐसे धातु ऑक्साइड जो जल में विलय होते हैं, जल में घुलकर निर्माण करते हैं। वैसे धातु ऑक्साइड जो जल में विलय होते हैं और जल में घुलकर निर्माण करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षार। विकृत गंधिता में कौन सी प्रक्रिया का उदाहरण है? देखिए साथियों पूछा है कि विकृत गंधिता कौन सी प्रक्रिया का उदाहरण है, तो 43 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। पहला ऑप्शन आपका सटीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी अभिक्रिया का वेग उसके साथ होने वाली दूसरी अभिक्रिया के प्रेरण से तीव्र हो जाता है तो उसे किस उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है? तो देखिए 54 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रेरित उत्प्रेरक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है? वाष्पन भौतिक परिवर्तन है, संगणन भौतिक परिवर्तन है, ऊर्ध्वपातन भी भौतिक परिवर्तन है, डी सही है। निम्नलिखित में से उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या नहीं है? उत्क्रमणीय परिवर्तन इनमें से आपका क्या नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोयले का जलना उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है इसे कहा जाता है अपचायक। ऑप्शन आपका
सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है कि किसी तत्व के ऑक्सीजन का निकलना या ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना क्या कहलाता है। तो देखिए ऑक्सीजन का निकल रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर दोस्तों आपका रिडक्शन होगा, और अगर ऑक्सीजन आपका जुट रहा है तो ऑक्सीकरण होगा, यानी कि आपके ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपके अपचयन होगा, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन का निकलना तो यानी इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर आपका जुड़ना, जिसे हम लोग रिडक्शन कहेंगे। निम्नलिखित अभिक्रिया में से ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। Mg2+2E- जो है आपका रिएक्ट करके Mg बना। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये एक प्रकार का अपचयन अभिक्रिया है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ को पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है परिवर्तन के बाद, तो इसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि पानी का वाष्प के रूप में परिवर्तित होना, तो ये सभी आपके जो है भौतिक परिवर्तन के रूप में आपके आते हैं, ठीक है। तो ये सभी आपका आ जाएगा भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत। जबकि मान लिया जाए कि आपके कागज जलते हैं, तो कागज का जो जलना है ये आपके आते हैं रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत। क्लियर है। तो यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा आपका भौतिक परिवर्तन है। तो देखिए हवा में चांदी आभूषण का काला होना, फलों का पकना, दूध से दही का बनना, जल में चीनी का घुलना। तो जल में चीनी का घुलना ये आपके भौतिक परिवर्तन है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में आपका जो है 60 क्वेश्चन तक ही क्लास को हम लोग खत्म करते हैं। बाकी जो मटेरियल सबके बचे हुए हैं इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। बाकी पेड बैच में जो लोग एनरोल होना चाहते हैं आईडी मैंने आपको बता दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो आप टेलीग्राम के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर कि कंप्लीट इसका मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है।